जो डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि सारे रिलेवेंट और रिलिएबल इन्फॉर्मेशन को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, तो ये जो है वो है ट्रू। सेकंड वन, द गेन फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स इज एडेड टू द रिवेन्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। देखिए नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में हम सिर्फ गुड्स जो सेल करके इनकम आती है उसको हम ऐड करते हैं, ना कि जो कैपिटल गेन होता है, ठीक है। एसेट सेल करके जो लाते हैं वो नहीं हम ऐड करते, तो ये फॉल्स था आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं ऐसे क्विकली देख रहे हैं कि ये जो है कैपिटल गेन है और कैपिटल गेन को हम इंक्लूड नहीं करते। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इफ देयर आर प्रॉफिट। बोला कि सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, तो नहीं, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट और लॉस उससे कोई मतलब नहीं है। डेप्रिसिएशन को सिर्फ मतलब है वैल्यू ऑफ एसेट से, जो कि डिक्रीज होते रहता है, ये कंटिन्यूड रहता है। प्रॉफिट्स और लॉस इसका कोई लेना देना नहीं है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आपको याद होगा ईयर्स डिजिट मेथड, जिसमें हम 1 2 3 4 ऐसे जो ईयर गिवन रहता है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है एक्सीलरेट होता है वैल्यू स्टार्टिंग में, तो आपको पता होगा ये जो है वो ट्रू है, ठीक है, ट्रू है क्वेश्चन। ये सेम आप देख सकते हैं मटेरियल में भी ऐसा है। इनऑग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ आर 10 lakhs incurred on a new unit in an existing business is a capital expenditure। अब इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस जो हम करते हैं वो होता है रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। तो न्यू यूनिट आप प्रोड्यूस करें तो वो तो कंटिन्यूस होगा। मेन चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी कि इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, ठीक है। मोर देन 1 ईयर का इसका बेनिफिट नहीं होता, तो इसलिए क्या होता है, ये होता है रिवेन्यू। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया फॉल्स। बेनिफिट जो है वो अगर मोर देन 1 ईयर के लिए होगा तो वो हो जाता आपका कैपिटल, लेकिन मोर देन 1 ईयर नहीं हो पाता, तो ये क्या हो गया रिवेन्यू, तो ये फॉल्स है कैपिटल। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट, नहीं ये तो फॉल्स है। और डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक जो डिस्काउंट अलाउड होता है या रिसीव होता है उसको रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैश से हो या बैंक से, ठीक है। उसको कोई लेना देना नहीं है ट्रेड डिस्काउंट से। खैर क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में लगता है। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, ये सब क्या हो गया कन्वर्जन कॉस्ट। तो आप लिख सकते थे कि द कॉस्ट विच इनकर्स ड्यूरिंग कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, सिंपल। और एग्जांपल दे देते हैं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये आपको पता है डेप्रिसिएशन का है, जिसमें क्या होता है कि जो फर्दर डिप्रिशिएशन हम आफ्टर ईयर चार्ज करते हैं वो बैलेंस मेथड, यानी कि जो बैलेंस्ड बचता है एसेट्स के वैल्यू का उस पे हम चार्ज करते हैं, ना कि ओरिजिनल वैल्यू पे, ठीक। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनीटरी टर्म्स में होंगे, यानी कि मनी के फॉर्म में होंगे, बाकी सारे को हम इग्नोर कर देंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे ही आपको कोई चीज़ अमाउंट मिला है, रिसीव्ड हुआ है, आपने गुड सेल किया जो भी हो, तो उसको रिकॉर्ड कीजिए। रियलाइजेशन जब एक्चुअली में वो आपको रियलाइज हुआ है, आपको एक्चुअली में वो पैसे मिले हैं और आपने एक्चुअली में गुड्स को रियलाइज किया है, सेल किया, जो भी किया है, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब एक्चुअली में वो इनकर हुआ है तभी उसको रिकॉर्ड कीजिए। अब ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा था, सिंपल क्वेश्चन था। मेन क्या यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ थी कि टोटल सेल को आप ऐड कर लीजिए, कैश सेल, क्रेडिट सेल, ये क्या हो जाएगा टोटल सेल। अब टोटल सेल में से जब आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे, मान लीजिए ये कॉस्ट पे है 25%, सारे का सोल्यूशन भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, डिटेल वीडियो। 25% यानी 1/4, तो 1/5 आप माइनस करते टोटल सेल्स में से, ये दोनों को आपको प्लस करना था, ठीक। इसमें से आप माइनस कर लेते तो क्या हो जाता, ये सेल्स आ जाता। अब क्या आप करते, आप डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट भी ऐसे बनाते तो आपका जो है बैलेंस में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बच जाता। लेकिन आप ऐसे भी बना सकते थे, क्या करते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपका आ ही गया है COGS ये। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा दिया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक को आप इधर से उधर ले जाएंगे, मतलब उसको प्लस साइड ले जाएंगे, और जो COGS का वैल्यू जो टोटल सेल्स वाला है उसको माइनस कर देंगे, और प्लस इंक्लूड क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करेंगे। ये जो है रिलेटेड नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट से, या फिर आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, और ये स्टॉक में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को आपको इंक्लूड करना रहता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्लोजिंग स्टॉक। और क्या पूछ रहा था यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एबनॉर्मल लॉस पूछा है, तो एबनॉर्मल लॉस इसका कैलकुलेट कर लेते हैं आप और कहानी खत्म हो जाती है। एबनॉर्मल लॉस कैसे, जैसे क्वेश्चन में है कि जो भी सेल हो रहा है उस पर प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक, गिवन है। नीचे देख रहे हैं कि कोई 50,000 का था और वो 40,000 में बिका, ठीक। तो 40,000 में बिका यानी कम पे बिका, और 12,500 ऑलरेडी उसमें से हम कट ऑफ कर लिए थे, तो अगर प्रॉफिट पे भी बिका होगा तो 25% प्रॉफिट पे तो बिका नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये अबनॉर्मल आइटम है ये वाला। तो अबनॉर्मल आइटम का कैलकुलेशन करके ऊपर वाले में से हटा दीजिए, सिंपल। डिटेल में मैं इसका आंसर लाऊंगा, ठीक है। BRS का देख लीजिए, BRS क्या है, डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक।
पासबुक में ओवरड्राफ्ट है तो प्लस माइनस हमें पासबुक में करना है। अब ध्यान रखिएगा, चेक जो है 2,10,000 का वेयर इजूड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर बट ओनली 140,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट्स, प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, यानी कि 1,40,000 ही मुझसे डिस्काउंट हुआ है। तो कैशबुक तो अभी बढ़ा हुआ होगा, तो हमको क्या करनी चाहिए और इसको घटा देनी चाहिए, यानी कि 2,10,000 में से 1,40,000 घटाएंगे तो 70,000 हमें और कम होनी चाहिए। तो ये क्या कर लेंगे हम -70 के कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब चेक फॉर 19,200 ड्रॉन फॉर द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल हैज बीन इंटर्ड इन द कैश बुक एज 29,200 बट सोन करेक्टली इन द बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक में सही से है लेकिन कैशबुक में ज़्यादा हो गया, यानी कि कैशबुक ज़्यादा घट गया है। पेमेंट की बात करें तो हम भी उतना से घट जाएंगे, दोनों का बैलेंस आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 10,000 हम घट जाएंगे, पासबुक भी 10,000 घट जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि 29,200 कैशबुक घट गया है ना, तो हमें भी थोड़ा सा घट जानी चाहिए, एज पर पासबुक हम बना रहे हैं। चेक रिसीव हुआ 37,520 का इंटर ट्वाइस इन द कैशबुक, तो कैशबुक 2 बार बढ़ गया तो हम भी क्या करेंगे यहाँ एक बार 37,520 ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, और चेक है 1,17,000 का वाज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ मर्केंटाइज एंड वाज पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। अब कैशबुक बढ़ा हुआ है, उसमें पेमेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हम भी बढ़ जाएंगे, प्लस कर लेंगे इस अमाउंट को, कितना 1,17,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेज अमाउंटिंग टू 3,500 वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। जब कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड क्यों करें, हम भी प्लस कर लेंगे क्योंकि चार्जेज से हमारा पासबुक घट गया होगा। चेक ऑफ 45,000 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, तो हम इसको फिर माइनस कर लेंगे, क्यों? क्योंकि कैशबुक में अगर वो डेबिट हुआ ही नहीं है तो हम यहाँ पे क्रेडिट उसको नहीं मानेंगे। 45,000 का जो क्रेडिट हुआ है इसका मतलब पासबुक 45,000 से बढ़ गया होगा। अगला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 2,600 विच वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक रिटर्न डिजॉनर्ड बट नो एंट्री मेड इन द कैशबुक। अब डिजॉनर्ड हो गया है लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं है, मतलब कैशबुक अभी भी प्लस में दिख रहा है, तो हम भी इसको प्लस में दिखा देंगे 26,200 ताकि कैशबुक से मैच हो जाए। पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक अंडर कास्ट बाई 12,000, मतलब डेबिट साइड उसका बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि यही बोल रहा है ना कि क्रेडिट साइड घटा हुआ है, यानी कि डेबिट साइड बढ़ा हुआ होगा, तो हम भी क्रेडिट साइड बढ़ा लेंगे किसका, पासबुक का। तो इस 12,000 को हम ऐड कर लेंगे। अब सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद एज पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। 1 सेकेंड मेरा तो छूट गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अरे भाई सब लॉ पढ़ो, ये सोल्यूशन में मत ध्यान दो और शेष होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तुरंत इसको जो है बंद कर देता हूँ, क्विकली मैं बता देता हूँ। हालांकि स्टेप मार्किंग है तो आप लोग चिंता मत करना, स्टेप मार्किंग में बहुत नंबर मिलते हैं, अगर आप इसको अटेम्प्ट भी किए तो नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, ये किसका था, इनकम एक्सपेंडिचर वाला है, जिसमें आपको बनाना क्या है, आपको बनाना था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यही दोनों बना, 2 बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहली सबसे अच्छी चीज़ क्या था पता है आपको, आप एडजस्टमेंट से उठाते, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इसको डालते बैलेंस शीट में, इसको डालते बैलेंस शीट में, सारे ओपनिंग वाले को, फर्नीचर को डालते बैलेंस शीट में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन ड्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है एसेट साइड, तो ये सारे डाल देते। और क्लोजिंग जो बैलेंस शीट बनाते उसमें ये सारे आइटम्स डाल देते। ठीक, उसके डालने के बाद आपको क्या करना था, जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में बनाना है तो रिसिप्ट साइड जाएगा ये, इंटरेस्ट रिसिप्ट साइड, जितना भी यहाँ पे रिसिप्ट साइड है, डोनेशन रिसिप्ट साइड और मिसलेनियस रिसिप्ट ये भी रिसिप्ट साइड है, और ये सारे किधर, ये सारे पेमेंट साइड। लेकिन डेप्रीसिएशन को आपको एक्सक्लूड कर देना। डेप्रीसिएशन को क्यों, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में डेप्रीसिएशन नहीं जाता। ठीक, तो इसको एक्सक्लूड कर देना था, बस ये आराम से बन जाता, इसमें उतना हार्ड नहीं था। हालांकि 12 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन था। और कैश दे दिया है कितना, कैश और बैंक 1,08,000 एसेट साइड, ये चला जाएगा 2021 वाले में। ये देखिए 2021 वाले में तो कैपिटल फंड निकलेगा और फिर उसके बाद आप क्लोजिंग एसेट्स में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला, सारे का सोल्यूशन में डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी लॉ का प्रिपरेशन करवाऊंगा कुछ आधे घंटे के बाद। ठीक है, पूरा मैं रहता हूँ। आर ड्रॉ किया है बिल्स ऑन P फॉर 2 lakhs, और एंट्री कहाँ दिखाना है देख लीजिए नीचे, पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ P। ठीक है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ P। आर जो है ड्रॉ किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन P फॉर 2 lakhs, और उसमें टाइम भी दे दिया है। P एक्सेप्ट किया है और P के ही अकाउंट में बना रहे हैं, तो P क्या किया होगा, P क्या किया होगा एंट्री, इसके लिए बिल्स पेबल क्रिएट हुआ है, और किसके लिए, आर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, कितना 2 लाख, और कितना 1 जुलाई का 4 महीने का, तो 4 महीने के बाद क्या होता है, सामने वाला डिस्काउंट कर लिया, इसका एंट्री ये करेगा, P बिल्कुल भी इसका एंट्री नहीं करेगा। आर इमीजिएटली रिमिट्स 75,200 टू P, तो P क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर, क्यों, क्योंकि इतना अमाउंट उसे रिसीव हुआ है आर से। ऑन ड्यू डेट आर बीइंग अनेबल टू रिमिट द अमाउंट एक्सेप्ट्स अ बिल, आर एक्सेप्ट किया, आर एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 2,50,000। तो मान लीजिए अगर आर जो है वो बिल एक्सेप्ट किया है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा डेटर, तो आर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल फॉर 4 months विच इज डिजॉनर्ड बाय P फॉर 236,250।
फिर ये डिजॉनर्ड हो गया, तो डिजॉनर्ड का एंट्री बिल्स जो है वो खत्म हो जाता है, उसका रिवर्स एंट्री पी सेंड किया 56,700 टू आर, तो पी अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, आर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर द पेमेंट, आर जो है इंसॉल्वेंट हो गया और आर का टोटल डेबिट क्रेडिट देख लीजिएगा, जो बैलेंस बचेगा उसका हाफ जो है वो पे हुआ है, तो उसका एंट्री आप कर लेंगे और बाकी जो हाफ है उसका बैड डेट में डाल देंगे, कहानी खत्म। अगला आपका सिंपल है, दो पार्टी है, गुड सोल्ड बाय मिस्टर बी टू जी और जी टू बी। तो इसमें क्या करना है, कोई एक डेट को जैसे यहाँ पे दे दिया है बेस्ट डेट, तो 20 अगस्त को बेस्ट डेट मान लीजिए और उसी से दोनों का एंट्री आप पास कर दीजिए। दोनों का मतलब दोनों का अमाउंट इनटू डेज, तो प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट जितना आएगा टोटल इसका प्रोडक्ट अलग आएगा, इसका प्रोडक्ट अलग आएगा, इसका अमाउंट अलग टोटल और इसका अमाउंट अलग। अब टोटल प्रोडक्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट का डिफरेंस और प्लस ये 20 अगस्त, बस कहानी खत्म, इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं था। अगला जो है वो अकाउंट करंट वाला था, 6% अकाउंट करंट लगाना है, सिंपल क्वेश्चंस था, आराम से आप सभी को बना लेते। हालांकि इसमें मैं क्विकली बता देता हूँ क्या है, सेंट बाय रोज टू लिली, यानी कि लिली इन अकाउंट करंट विद रोज, तो जहाँ जहाँ लिली जो है वो डेबिट होगा वहाँ अकाउंट करंट डेबिट कर देंगे। जैसे पहला तो बैलेंस है, तो बैलेंस को तो ऊपर में बैलेंस टू बैलेंस बी डी करके दिखा देंगे, जितना डेट है कब तक 31 मार्च तक, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक जाएंगे। गुड सोल्ड टू लिली, तो लिली अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये डेबिट साइड जाता, टू सेल्स लिखकर। परचेज गुड्स फ्रॉम लिली, परचेज अकाउंट डेबिट टू लिली, तो ये जाता क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न बाय लिली, यानी कि सेल्स रिटर्न टू लिली, ये जाता क्रेडिट साइड। लिली पेड बाय चेक, लिली को हम पे कर रहे हैं चेक के द्वारा, तो क्या हो गया, लिली अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये जाएगा डेबिट साइड। अगला कंसाइनमेंट का था और ये थोड़ा सा अलग किया, लेकिन ये आसान क्वेश्चन और डाल दिया था। बोला क्या है, जर्नल एंट्री इन द कंसाइनीज बुक, तो जर्नल एंट्री क्या क्या करेगा, जब इसको गुड्स इसके पास जितना ये सेल किया होगा उसका एंट्री करेगा पहला, जितना ये गुड सेल किया है, जितना इसको कमीशन मिलेगा, जैसे आप ऐसे बनाते थे ना अकाउंट, ठीक है, कंसाइनी का, तो यहाँ पे दिखाते थे कि कितना सेल हुआ है और यहाँ पे अपना खर्चा, अपना एक्सपेंसेज और जो वो रेमिट किया है वो, ये सब कुछ दिखा दीजिएगा। तो टू सेल्स यहाँ पे आप समझ रहे हैं डेबिट हो रहा है, कंसाइनी अकाउंट यहाँ पे डेबिट टू सेल्स, और जितना सेल हुआ है वो वाला वैल्यू दिखा दीजिए। बाकी जो भी एक्सपेंसेज है कंसाइनी का, वो सारे एक्सपेंसेज इधर क्रेडिट साइड में है, यानी कि ये सारे में क्रेडिट हो जाएगा, कौन जो कंसाइनी है वो, और बाकी जितने आइटम्स यहाँ पे होंगे उसको डेबिट साइड में। ठीक, तो जितने आइटम्स यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, जो इसने एक्सपेंसेस किया है वो, जितना अमाउंट इसने पे कर दिया है कंसाइनर को, एक्सपेंसेस बियर किया है वो, जितना इसको कमीशन मिलेगा वो, बस। और हाँ, बैड डेट वाला भी ये करेगा ना, बैड डेट वाला तो वो तो कंसाइनमेंट में होगा, खैर क्योंकि लिखा है कि डेल क्रेडिटर प्रोवाइडेड नहीं है। अगला, तो उसको आप अकाउंट बनाकर करते कंसाइनी वाला, तो बहुत ईजिली वो बन जाता है, उसमें हार्ड नहीं होता। ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन था शायद, हाँ देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था। इसमें तो कुछ नहीं, ट्रेडिंग पीएनएल बनाना था, तो इसमें भी मेन क्या आपको करना था, सबसे पहले देख लेना था कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो डेबिट हैं और कौन कौन से आइटम क्रेडिट वाले, और सिंपल उठाते ट्रेडिंग पीएल बनाते और उसमें सारे आइटम्स डालते जाते, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। कितने मार्क्स का है ये, कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। अच्छा, बहुत सारे आइटम्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें देख लीजिए एडजस्टमेंट, मेन एडजस्टमेंट होता है, स्टॉक का वैल्यू दे रखा है, और इसमें क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कुछ रिटर्न है तो उसको तो आपको माइनस करना पड़ता है, विच नो एंट्री पास, तो सेल्स रिटर्न का आपको एंट्री पास करना है, एंट्री पास करके और जिस आइटम से वो रिलेटेड है उससे आपको हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, परचेज फर्नीचर जो है वो एक तारीख को हुआ, 1/10 को हुआ अक्टूबर को 30,000, तो यानी कि इस पर डिप्रिसिएशन जब आप चार्ज करेंगे तो इस पर अलग से आप डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा। ऊपर भी फर्नीचर गिवन है, और ये फर्नीचर जो 6 मंथ के लिए होगा 31 मार्च तक, ठीक है। तो इस पर 6 मंथ का, और बाकी जो फर्नीचर है उस पर पूरे ईयर्स का, और वो भी बाई 10%, समझ गए। बिल्डिंग है, व्हीकल है, इस पर इतना डिप्रिसिएशन, और देखिए यहाँ पे डेटर इंक्लूडेड है तो दोनों में से माइनस हो जाएगा, 25,000 वाला खत्म। प्रोविजन आपको बैड डेट्स का कैलकुलेट करना है, यानी कि डेटर में जो डेटर है उस पर प्रोविजन लगा दीजिएगा, और प्रोविजन लगाने के बाद जो डेटर का बैलेंस बचेगा वो चला जाएगा बैलेंस शीट में, और जो प्रोविजन का अमाउंट आएगा वो जाएगा P&L में। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 42,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ड्राइंग भी हुआ है, प्रोप्राइटर के लाइफ के लिए पे किया गया है, और बैलेंस जो है वो कितना पीरियड कवर करता है, 1 मई से 30 अप्रैल तक, ठीक है, वो तो टाइम कैलकुलेट करने की बात हो गई, तो खत्म हो गया। तो ट्रेडिंग पीएल वाले में क्या था, मेन था कि सारे का पोस्टिंग करना, ठीक है ना, सारे का पोस्टिंग। जब आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना रहे थे, ये सारे को पोस्ट कर दिए होंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। जैसे फर्नीचर फिक्चर है, इसका बैलेंस शीट में दिखा दिए तो आपको मिलने के चांसेस हैं। तो ये सारे को अगर आप डिस्क्लोज कर दिए बैलेंस शीट में जो बनाना था, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली, आपको जो स्टेप मार्क काफ़ी अच्छा खासा स्टेप मार्क आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग P&L बनाना था और बैलेंस शीट भी बनाना था। तो ट्रेडिंग पीएल के जितने ऊपर आइटम्स हैं, जैसे सब कुछ को दिखा दिया ट्रेडिंग पीएल में, और बैलेंस शीट में जितने आइटम्स है उसको दिखा दिया। अगर एडजस्टमेंट गलत भी हुआ होगा तो आपको जो है वो
मार्क्स मिल जाएंगे। ये 15 नंबर का है तो 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर सारे पोस्टिंग आप कर रखे हैं, अगर एक दो तीन गलत भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 आराम से मिलेगा। ये देखिए पार्टनर वाला है कि पी की बार पार्टनर्स है और ये सारे एक्सपेंसेज हुई है, और इनसे पहले आपका जो प्रॉफिट है वो नीचे देख लीजिए क्या था, प्रॉफिट गिवन था, हाँ प्रॉफिट है 3,50,000। तो 3,50,000 में सारे सेटल कर लीजिएगा। सेटल करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से भी एक और बोला है, आर जो है वो 10% प्रॉफिट लेगा इन एक्सेस ऑफ 50,000, यानी प्रॉफिट में से 50,000 माइनस कर लीजिएगा और जितना बचेगा उस पर 10% आपको क्या लगा देना है, इसका बेनिफिट, यानी कि पी क्यू आर तीनों का मिल जाएगा। उसके बाद क्यू इज इंटाइटल 10% ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडिंग ऑल द अमाउंट्स इन पारा। उसके बाद भी फिर से प्रॉफिट जो बचा बैलेंस उसका 10% क्यू ले जाएगा। उसके बाद जितना अमाउंट बच गया लास्ट में, ये सारे चार्ज करने के बाद, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ चार्ज करने के बाद जो बच गया उस पर 10% क्यू को दे देंगे और जो बाकी बैलेंस है उसको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस कहानी खत्म। 5 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन था। यही पार्टनर्स का एक और पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। 5:3:2 गिवन है। लास्ट में देखिए रिवेल्युएशन अकाउंट आप आराम से बना लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुडविल को आपको क्या करना है, नहीं शो करना है, यानी कि सिंपल है। रिटायरमेंट वाला है, किस चीज़ वाला है, रिटायर्ड, हाँ तो रिटायर्ड हुआ तो उसको आप कंपेंसेट कर देंगे अपने गेनिंग रेशियो में, जो आप गेन कर रहे हैं उसके जाने से, यानी कि जो जो पार्टनर्स बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स वो रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे। और बाद में क्या करना है कि न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करना है, इंटायर सम पेबल टू वाई शुड बी ब्राउट बाई एक्स एंड जेड इन सच अ वे टू मेक दियर कैपिटल रेशियो अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा ना लास्ट में दोनों का, तो पार्टनर्स कैपिटल तीनों का आएगा एक्चुअली में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो न्यू वाला है उसके बेसिस पे आप बांट दीजिएगा, मतलब टोटल पार्टनर्स कैपिटल निकालिएगा और दोनों में बांट दीजिएगा जो दो बचे हुए हैं, और ऊपर जो बैलेंस है उससे आपको पता चल जाएगा कि किसको लाना है और किसको और ले जाना है, और बैलेंस जो है वाई को पे कर देना है तुरंत, यानी कि टू बैंक लिख देंगे और सीधा उसको चला जाएगा। रिवेल्युएशन बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, 10 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी अगर आप पोस्टिंग अच्छे से कर रखे हैं, एडजस्टमेंट्स में गलती है तो भी 10 नंबर में 6-7 मिलने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन, मशीनरी अकाउंट बनाना है। सोचिए मशीनरी अकाउंट, सिंपल एसेट अकाउंट, तो परचेज किए हैं तो उसका एंट्री डेबिट साइड, और परचेज में ये रिपेयर है तो पहले जर्नल एंट्री अगर आप इसका करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पूरा जो है वो कैसे बनेगा। परचेज किए न्यू मशीनरी, इसका भी एंट्री फिर कर देंगे, सारे डेबिट साइड वाला। इंस्टॉलेशन चार्जेज वो सेल की है तो ये तो भाई क्रेडिट साइड चला जाएगा। और डेप्रिसिएशन, तो ये आप समझ रहे हैं, डेप्रिसिएशन आप लगाइए और बना दीजिए, यानी कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का सिंपल, आप इसमें डेप्रिसिएशन से भी बना सकते थे या फिर जर्नल एंट्री भी करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कितना अमाउंट जो है बनेगा। मशीनरी अकाउंट पूछ रहा है तो मशीनरी अकाउंट आप बना लीजिएगा, इजीली बन जाएगा। सिंपल डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन है। और ये सारी जो खर्चे हैं आप समझ रहे हैं, ये सारे जो खर्चे हैं ये ऊपर वाले ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होते हैं, ठीक है। जो भी मशीनरी, मान लीजिए वैल्यू बच गया, एक बार आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसका वैल्यू बच गया, फिर आप स्पेंड करें इतना, तो जो वैल्यू बचा है उसमें ये 50,000 ऐड कर देंगे। कब? 1 जनवरी को। मान लीजिए 1 जनवरी को ये कितना हो जाएगा, 2,50,000। अब इस पर डेप्रिसिएशन आपको लगा देना है 10% WDV से, ठीक। अगला जो है इसमें परचेज की है और उसमें भी 15,000 जोड़ देंगे। तो ये तो सिंपल था, सिर्फ परचेज वाला है और डेप्रिसिएशन करते जाएंगे। ये 5 नंबर का अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए ट्रिपल कॉलम कैशबुक। मैं ये चीज़ बोला था कि अगर कैशबुक से पूछेगा तो 3 ही क्वेश्चन, एक पीटी कैशबुक या फिर आपसे पूछेगा तो ट्रिपल कॉलम कैशबुक, 2 ही बोला था, पीटी कैशबुक या ट्रिपल कॉलम कैशबुक। तो देखिए इसमें क्या है, जितने भी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है वो कैश में, जो डिस्काउंट से रिलेटेड डिस्काउंट में, और जो बैंक से वो बैंक में। और ये कितना कॉलम बनता है, 1 2 3, तीनों तरफ। तो जहाँ पे डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट अलाउड टू हिम, मान लीजिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो अगर कैश डेबिट में जा रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाएगा, और ये अगर ये डेबिट में है तो ये भी डिस्काउंट भी डेबिट में है। तो ये तीनों, आई डोंट थिंक ये इतना हार्ड था। आप सिंपली एक एक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे पेड इलेक्ट्रिसिटी बाय चेक, तो इसमें क्या होनी चाहिए, बैंक क्रेडिट होनी चाहिए, बैंक क्रेडिट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चेक से पे कर रहे हैं आप। कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। डिपॉजिट द इंटायर कैश इन बैंक एक्सेस ऑफ 10,000, इंटायर कैश डिपॉजिट किए इन एक्सेस ऑफ, इन बैंक इन एक्सेस ऑफ 10,000, तो बैंक वाला बढ़ चुका है तो वो वाला आपको देखा। मतलब 5 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें भी अगर आपने पोस्ट अच्छे से कर रखा है, जैसे ऊपर देखिए गुड सोल्ड फॉर कैश, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट साइड वाला में से ये चला जाता, कितना, सेल्स लिख कर देते 9100। विड्रीव फ्रॉम बैंक बाई सेल्फ चेक, तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो जाता। इजूड अ चेक टू बी, तो बी को अगर चेक इशू किया तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट डेबिट वाला कॉलम में दिख जाता, मतलब बैंक यहाँ पे माइनस में हो जाता, क्रेडिट साइड। ये सारी चीज़ें थी, उसमें उतना दिक्कत नहीं आई है कंपनी वाले में। और सोल्यूशन फुल फ्लेज सोल्यूशन डालूंगा, लेकिन मैं मेन ये बता रहा हूँ कि इसमें भी अगर आप अच्छे खासे से पोस्ट कर दिए, 2-3 गलती भी होगी तो 3-4 मिलने के चांसेस है, 3 मिलने के पूरे चांसेस है। ए लिमिटेड जो है वो इशू किया 25,000 शेयर्स @100 और सारा प्रीमियम पे, ओके। अब सुनिए क्या होता है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 29,000 का, ओवर रिसीव हो गया। लेटर ऑफ रिग्रेट वेयर इशूड टू एप्लीकेंट फॉर 4,000 शेयर्स
एंड वेयर अलॉटेड टू ऑल अदर एप्लीकेंट्स। मतलब लेटर ऑफ रिग्रेट यहाँ पे इशू किया गया किसके पास, जो 4000 एबव है, एंड ऑल शेयर्स वेयर अलॉटेड टू अदर एप्लीकेंट्स, बाकी जो है वो अदर एप्लीकेंट्स को दे दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे को जो है वो मतलब आगे सेटल होगा, तो सेटल करेंगे। मिस्टर ए जो है वो 150 शेयर्स इनका फॉरफिट हुआ है, और कब हुआ है, वो फेल हुए अलॉटमेंट और कॉल मनी, यानी कि अलॉटमेंट और ये नहीं दिया, यानी कि वो @50 ही सिर्फ दिए हैं। तो अगर वो @50 ही दिए हैं तो आपको क्या करना है, फॉर फ्यूचर में सिर्फ @50 से ही उनका अमाउंट जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी वो पे किए ही नहीं थे। और ये एंट्री करना है 15 नंबर का है, 15 नंबर का है, सोचिए जर्नल एंट्री करना था ना, जर्नल एंट्री एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो कैसे जितने ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एप्लीकेशन जब आप रिसीव किए होंगे तो वो तो टोटल पे 29,000 इंटू 50 करेंगे। फिर शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो गया होगा आपका, सॉरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल आप किए होंगे, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 25,000 वाला ही जाएगा, और बाकी जो बच गया आपका अलॉटमेंट की तरफ। लेटर ऑफ रिग्रेट वेयर इशूड टू एप्लीकेंट फॉर 4000 शेयर्स एंड वेयर अलॉटेड टू ऑल अदर एप्लीकेंट्स। फिर क्या हुआ, आगे इसके बाद आपका अलॉटमेंट का कॉल आया होगा, तो अलॉटमेंट का जब कॉल आएगा तो अलॉटमेंट का ऑलरेडी अमाउंट 4000 पे एबव पे आप रिसीव करोगे, तो उसको आप माइनस कर लीजिएगा। अब बोला है व्हाट आर दी सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, तो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग हर कोई जानता है किस किस फील्ड्स में ये यूज होता है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, तो वो दिखा दीजिएगा, वो लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। हालांकि ये क्विक था, इतना डिटेल में मैं नहीं गया, क्विकली आप बता दिया। मेन जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पोस्ट कर रखा है हर आइटम्स को तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पोस्ट कर रखा है सारे आइटम्स, 2-3 गलत भी हैं, आंसर सही नहीं है, बैलेंस शीट मैच नहीं किया, फिर भी 15 नंबर का तो 10 नंबर मिल ही जाएगा, क्योंकि सारे जो है वो एक्चुअल जगह पे पोस्टेड हैं। ठीक ठीक, करते हैं हम लाइव बंद। लाइव अब बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरा आप समझ चुके हैं कि क्या क्या इसका सोल्यूशन होने वाला था। संतुल 10 पक्का मिलेगा, हाँ वो तो बात है। क्या BRS गलत है रौनक भाई इनका? देखो BRS वाला क्या है ना कि दो दो तरीके से बनता है, तो मैं एज पर पासबुक, वहाँ पे पासबुक गिवन था तो एज पर पासबुक में बनाया, और आई 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 डोंट थिंक मैं गलत हूँ, पासबुक वाला करेक्ट है यार। कैसे बोलो BRS वाला, किधर गया क्वेश्चन, 1 सेकेंड, BRS, हाँ सही तो है। बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट है तो निगेटिव बैलेंस मान लिए, और अगर आप निगेटिव एज पर पासबुक भी बनाओगे तो आंसर सेम ही आएगा भाई, कुछ भी अलग नहीं आएगा। 1 सेकेंड, मैं अभी कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखता हूँ टोटल करके कितना आखिर होता है। तो माइनस है 2,48,000, ठीक, कितना 2,48,000 माइनस में है, और 70,000 क्या करना था, 70,000 और माइनस करना था, ठीक है, माइनस 7123, ओके। और क्या है, ओहो ये क्या हो गया, एक मिनट, तो अब कैलकुलेट करके देख लेना, जो भी आइटम्स है मैं प्लस माइनस कर दिया हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला आइटम माइनस होगा, सेकंड वाला भी माइनस, थर्ड वाला भी माइनस, 4 वाला प्लस, 5 वाला भी प्लस, 6 वाला भी प्लस, 7 वाला माइनस, 8 वाला प्लस, और 9 वाला प्लस। तो इतना कर दोगे तो बैलेंस वही आएगा। आप चाहे आप कैशबुक मान कर करो, प्लस माइनस रिवर्स करके करो। अगर आप प्लस माइनस रिवर्स कर रहे हो मतलब है कि आप 2,48,000 को पॉजिटिवली ले रहे होगे, सीधा 2,48,000 मैं निगेटिव मान के बना रहा हूँ, तो आंसर सेम ही आता है। 1 सेकेंड, ठीक है, मैं लाइव बंद करता हूँ। यस 18 लाख पूछाया था, कुछ भी है, मैं अभी बंद करता हूँ, क्योंकि लॉ के भी मुझे क्लासेस लेनी है और पूरा डिटेल में उसको समझाना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ट्रू फॉल्स का बता चुका हूँ, वीडियो पीछे कीजिए आप, आपको ट्रू फॉल्स वाला भी दिख जाएगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स वाला, हाँ तो सही बात है, इतना ही आएगा। 1 सेकेंड, मैं ट्रू फॉल्स वाला फिर से आपको दिखा देता हूँ। ट्रू फॉल्स वाला फर्स्ट वन ट्रू था, क्योंकि इसमें क्या था कि बोला था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है वो क्या ये कहता है कि डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल यही कहता है वो। तो फर्स्ट वन जो था वो आपका ट्रू था, और बाकी जो सेकंड वन था, द गेन फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स इज टू बी एडेड टू रिवेन्यू टू अ सर्टेन द नेट प्रॉफिट, तो नहीं, यहाँ पे तो गुड्स जो बिकता है उसका प्रॉफिट हम इंक्लूड करते हैं, कैपिटल एसेट्स वाला तो हम लेते नहीं बिजनेस में।
बिजनेस के प्रॉफिट में हम कैपिटल एसेट्स वाला नहीं लेते, क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स वाला जो है वो हमारे एक्चुअल में बिजनेस का नहीं है। तो फर्स्ट वन जो था वो ट्रू था, फर्स्ट वन ट्रू, फर्स्ट वन यहाँ पे फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स, थर्ड वन पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है वो तभी प्रोवाइड किया जाता है जब प्रॉफिट हो, नहीं ये भी फॉल्स लिखा है। डेप्रिसिएशन तो वो तो नॉन कैश एक्सपेंसेस हमेशा एसेट्स पे वो चार्ज होते रहता है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड वाला पूछा कि एक्सीलरेटेड मेथड है ऑफ चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ये तो करेक्ट है। अगला इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ आर स्टेन, ये वाला जो था इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस मतलब जो आप एक्सपेंसेस करते हैं रीसेल करने के लिए, एक यूनिट्स जितने मतलब यूनिट्स आप प्रोड्यूस करें उसको सेल करने के लिए, तो इसका बेनिफिट जो है ना मेन समझने वाली चीज़ है। बेनिफिट्स वो मोर देन 10 ईयर्स नहीं होता, मतलब मोर देन 1 ईयर नहीं होता, 10 ईयर में बोला 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये कैपिटल नहीं, ये रिवेन्यू हो जाता है। मोर देन 1 ईयर अगर इसका बेनिफिट होता तो ये क्या हो जाता आपका कैपिटल हो जाता। लेकिन इसका जो है वो बार बार आपको एक्सपेंसेस बियर करना पड़ता है ताकि इसका बेनिफिट आप बार बार ले सके। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट, तो ये गलत है। ट्रेड डिस्काउंट या कोई भी ऐसा डिस्काउंट वो रिकॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ वही डिस्काउंट रिकॉर्ड करता है जो या तो कैश में हुआ हो या बैंक में हुआ। ट्रेड डिस्काउंट वाला वो मेजर नहीं करता। कन्वर्जन कॉस्ट वाला देख चुके हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स कन्वर्ट करने में जितने एक्सपेंसेस लगती है वो कन्वर्जन कॉस्ट। डिमिनिजिंग बैलेंस मेथड आप समझ सकते हैं कि वैसे मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएटेड वैल्यू फ्रॉम द एसेट्स, यानी कि ओरिजिनल एसेट्स के वैल्यू पे हम इसको चार्ज नहीं करते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि सारे आइटम्स जो मनी के फॉर्म में होंगे उन्हीं को हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट जो एक्चुअली में आपको रियलाइज हुआ है गुड्स परचेज किए या सेल किए और अमाउंट जब एक्चुअली में रियलाइज हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना है, बस रियलाइजेशन कंसेप्ट खत्म। स्टॉक वाला हम देख चुके हैं, इसमें क्या करना था, टोटल सेल्स निकाल लीजिए, ये दोनों कैश और क्रेडिट वाला जोड़ के, फिर इसमें से प्रॉफिट 1/5 मतलब 20% माइनस कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा COGS। अब क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, COGS लगाकर आप निकाल लेते हैं वहाँ से क्लोजिंग स्टॉक। और उसमें क्या करना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें साफ है आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिखा दीजिए, परचेजेस दिखा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा ही है, तो 1/20% ऑन सेल है, तो यहाँ पे उसको दिखा दीजिए सेल को, और यहाँ पे अपने आप बैलेंसिंग फिगर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला लगाइए, इन्वेंट्री वाला, और इसमें एबनॉर्मल लॉस दिखा दीजिए। क्यों एबनॉर्मल लॉस बोल रहा हूँ, एबनॉर्मल आइटम्स को अलग से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि आप 12,500 रियलाइज कर लिए हैं, 50,000 का था और 40,000 में बिका है, तो एक्चुअल में उसको बिकना कितना में चाहिए था, 25% कॉस्ट के प्रॉफिट पे, जैसे क्वेश्चन कहता है, लेकिन वो बिका कितना में है, वो 25% प्रॉफिट पे नहीं बिका है, साफ दिख रहा है। 50,000 का 40,000 में बिका है 12,500 सेटअप करने के बाद। तो ये क्या हो गया, ये अब नॉर्मल आइटम है, तब नॉर्मल आइटम को अलग से दिखा सकते थे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। और ये अभी BRS वाला देख चुके हैं, इसमें मेन जो था उसमें अगेन मैं कहूँगा कि इसको पहले बैलेंस शीट में अगर आप ये सारे पोस्ट कर देते तो ये काफ़ी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आसान हो जाता। ये सिंपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्टीज है और दोनों के आप अलग अलग आप दिखा दीजिए एंट्री दोनों के बुक्स में, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्सेप्ट करेगा सामने वाला तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, अगर और उसके लिए बिल्स पेबल है तो क्रेडिट में। ये एवरेज ड्यू डेट वाला 2 पार्टी वाला, एक आपको बेस्ट डेट दे रखा है, बेस्ट डेट उसको मान के कैलकुलेट कर लेना था दोनों का। और ये अकाउंट करंट सिंपल था, इसमें हार्ड नहीं था। कंसाइनमेंट वाला में हम देखें कि जब जस्ट जर्नल एंट्री ही करना, तो वो भी सिर्फ कंसाइनी के बुक में, तो कंसाइनी के बुक बनाते, उसका कमीशन उसने जो सेल किया वो डेबिट साइड हो जाएगा, जो कमीशन है उसका, जो एक्सपेंसेस वो बियर किया है, जो उसको रिसीव होने वाला है, ये सारा वो दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और ये कौन सा था, ये तो था आपका ट्रेडिंग PL वाला, जिसमें मेन जो था वो एडजस्टमेंट ही था। एडजस्टमेंट अच्छे से अगर आप पोस्ट भी कर दिए होंगे तो वो सही हो जाएगा। फिर आप देखें पार्टनरशिप वाला, जिसमें मैं बताया कि सारे ये जो सैलरी वाले हैं सब कुछ को सेटअप करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको 5:3:2 में बांट कर दीजिएगा, किसको, मेन अमाउंट 3,50,000 को। और अगला जो क्वेश्चन था उसमें रिवेल्युएशन अकाउंट बना था और सामने वाला रिटायर्ड हो रहा था, गुडविल का अमाउंट को दोनों अपने गेनिंग रेशियो में उस सामने वाले को पे कर देते, सरेंडर कर देते गुडविल का अमाउंट, और इनका जो आपका न्यू जो रेशियो बचता उस पर टोटल फर्म का कैपिटल देखते और न्यू रेशियो में बांटते, और जो इनका बैलेंस बचा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में उसके अकॉर्डिंग कोई बैलेंस तो बचेगा ही, डिफरेंस आएगा दोनों के बैलेंस में, जो कैपिटल में बैलेंस है और जो न्यू फर्म के अकॉर्डिंग बैलेंस आया टोटल फर्म के अकॉर्डिंग, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते वो दोनों, किसी का कम किसी का बेसी। अगला ये किसका था, हाँ मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन लगाना था, बहुत आसान था, बस इसमें मेन फोकस जो होना चाहिए था वो ये था कि जो स्पेंट हो रहा था मशीनरी पे वो जो है वो मशीनरी में इंक्लूड होगा, यानी कि ये 2 लाख है तो मान लीजिए 2,50,000 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली मशीन पे लगता तो क्या हो जाएगा वो कैपिटल नेचर का हो जाता है, कैपिटल नेचर वाला टोटल अमाउंट दिखाते हैं। ओके, फिर बाद में सेल हुआ। और ये हम देखें किसका था, ये तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक वाला था, कैश बैंक डिस्काउंट हो गया। और ये था आपका
जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है, बाद में आप अलॉटमेंट की तरफ उसको ले गए, फिर सामने वाला फॉरफीचर हो गया तो फॉरफीट का एंट्री भी आप पास कर देंगे। री इशू नहीं हुआ है शायद, हाँ री इशू नहीं हुआ है, तो वहाँ पे फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे। तो फॉरफीचर में जो आप क्रेडिट करेंगे वो 150 इसका शेयर है, 150 इंटू 50 कर देंगे, ठीक है, यानी 75 उसको क्रेडिट कर देंगे। और बाकी जो बच जाएगा वो ड्यू में, और इसका जो एक्चुअल फेस वैल्यू है वो हो जाएगा किस में, आपका वो शेयर कैपिटल में और डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट तो पे किया ही नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट में ही तो फेल हो गया था वो, ठीक है। ओके, ख़त्म। और फिर फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग कहाँ कहाँ इसके सब फील्ड्स है, इकोनॉमिक्स में है, स्टैट्स में है, हर जगह है इसका, तो बस ख़त्म। अब जो है आफ्टर सम टाइम निकल एनपीओ का कितना आया भाई लोग, एड ड्यू डेट 6 to 8, हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी के लिए मैं डिस्क्लोज़ करूँगा, और अकाउंट्स का जो है मैं लाऊंगा, जिसमें अकाउंट्स का बनाऊँ लॉ का, बिजनेस लॉ, जिसमें पूरा लॉ का रिवीजन उसमें होगा, ठीक है, पूरा लॉ का पूरा एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हर चीज़ होगा उसमें टोटल, और बहुत क्विक वे में करूँगा, 2 से 3 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज देख लेंगे तो आज भी अच्छा है, आज नहीं भी देखेंगे तो कल भी अच्छा है, ठीक है। तो हम आपका चैट बंद करना चाहेंगे सर, इन्हें उल्टा सीधा करके दिया है, पेमेंट रिसिप्ट कर दिया, हाँ हाँ हम तो बोले थे कि रिसीट एंड पेमेंट जो है कभी कभी बनाने को पूछ सकता है, या फिर बैलेंस शीट भी पूछ सकता है, या इनकम एक्सपेंडिचर भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एडजस्टमेंट्स अच्छे से दिखा दिए होंगे तो उसका भी आपको जो है वो मार्क्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आंसर था टोटल सोल्यूशन, आप बैक करके देख सकते हैं, पूरा मैं समझा दिया हूँ, और एक लॉन्ग आंसर इसका मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं खुद के हाथ से टोटल सोल्व करूँगा। इसमें मेन जो है मैं आपको बताना भूल गया, मेन आपको जो है वो इस पे ध्यान देना है, किस पे, एक मिनट दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, इस पे स्टेप मार्किंग, ये जो है वो आपको बहुत मार्क्स दिला देता है अकाउंट्स में। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका 40 ही आएगा, लेकिन आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे तो 40+ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हर, चाहे अब देखिए ट्रू फॉल्स वाले में ऐसा नहीं कि आपने फॉल्स लिख कर छोड़ दिया तो उसमें तो हाफ मार्क्स ही मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा भी नहीं, और वो कम ही चांस है। बाकी जितने भी सारे थे ना, सारे थे ऐसे जिसको अगर आप हाफ भी बनाए हैं, अगर वो गलत भी बनाए तो आपको जो है वो एक अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता था उसमें, स्टेप मार्किंग वाला। जैसे इसमें अगर पोस्ट किए होंगे तो इसका स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, 12 नंबर का है, पूरा पोस्ट कर दिया, आंसर गलत भी आ गया, 2-3 गलत पोस्ट भी हो गया तो भी 6 से 7 मार्क्स आराम से इसको मिल सकता था आपको। और और पोस्टिंग वाला क्या था, 1 सेकेंड, हाँ ये पोस्टिंग वाला था, ये लगभग कितने नंबर का था ये आपका था 15 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का था, अगर पोस्टिंग आपने अच्छे से कर रखा है, मान लीजिए ये अगर आपसे गलत हो गया या 2-3 और एडजस्टमेंट्स गलत हो गए, लेकिन पोस्टिंग बाकी ऊपर वाले सारे सही जगह पे सही सही ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में किए, तो आपका जो है वो 8 to 9 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा आपका। कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स भी गलत हो और कुछ कुछ पोस्टिंग भी गलत हो, फिर भी 8 to 9 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा आपका। और और भी था, ये पार्टनर्स कैपिटल वाला था, तो इसमें तो पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन तो पक्का बनाए होंगे, तो रिवैल्यूएशन का ही 3 मार्क्स है, ठीक है। बाकी उस उनमें उनमें पोस्टिंग का पार्टनर कैपिटल का भी 2-3 मार्क्स मिल ही जाएगा। और ये डिप्रिशिएशन, ये तो 5 मार्क्स का था, ये आराम से बन जाएगा, WDV लगाना था। और ये 5 मार्क्स का आपका कैश बुक, जिसमें सारे दिखा दिए होंगे एक्चुअल साइड में भी, और 2-3 अगर गलत भी होगा तो फिर भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इतने सारे आइटम्स है यार, 2-3 अगर गलत भी होगा तो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये 15 मार्क्स का शेयर कैपिटल वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैश बुक में भी जर्नल एंट्री दिखाना है, जर्नल एंट्री एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो जब बैंक से आया जितना ना, वो आपको कैश बुक दिखाना है, जितने पैसे आए हैं उतना, फॉरफिट करने के बाद फिर से पैसे आए होंगे तो उसको भी, फॉरफिट करने के बाद जो है एक्चुअली में री इशू नहीं हुआ तो वो पैसा नहीं आया होगा, ठीक है। फिर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग खत्म। 1 सेकेंड, और ठीक है, अभी टोटल सोल्यूशन मैं बता चुका हूँ, और मैं इसी के साथ लाइव बंद करना चाहूँगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन जो था वो अच्छा था, अच्छा खासा पेपर था, और कुछ भी ऐसा नहीं था उसमें जिसे आप मतलब नहीं समझ पाते, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दो क्वेश्चन, एक दो नहीं 3-4 क्वेश्चन भी अगर आप ले लें जो कि नया था इसमें, जैसे मटेरियल में नहीं था, तो भी उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक। पूरा सोल्यूशन बना दिए, आप वीडियो को पीछे स्किप कर लेंगे या फिर ये रिकॉर्डेड अपलोड भी हो जाएगा तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आई एम एंडिंग दिस लाइव।
शुड आई एंड और शुड आई स्टार्ट? देखिए क्वेश्चन में फिर से ट्रू फॉल्स वाला फिर से आपको दिखा देते हैं, किधर गया ट्रू फॉल्स, 1 सेकेंड। ये जो ट्रू फॉल्स वाला है फर्स्ट वाला ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि सारे रेलिवेंट और रेलिएबल इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना, तो ये तो ट्रू था। अब बोला कि कैपिटल एसेट से जो आपको प्रॉफिट होता है उसको आप रेवेन्यू में दिखाते हैं, तो नहीं, कैपिटल एसेट से जो भी गेन होता है उसको हम रेगुलर बिजनेस के प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये फॉल्स था। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, लेकिन वो तभी प्रोवाइड किया जाता है जब प्रॉफिट हो, ये फॉल्स है, ये तो हमेशा लगता रहेगा। फिर देखे थे कि ईयर डिजिट मेथड वाला, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करके ईयर हम उसमें फाइंड करते हैं डेप्रिसिएशन, वो जो है एक्सीलरेटेड मेथड है, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बिल्कुल वो एक्सीलरेट होता जाता है, ये तो ट्रू था। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर नहीं होता, तो ये क्या हो गया, रिवेन्यू हो गया, ये फॉल्स दिया था। और डिस्काउंट जो कॉलम होता है वो ट्रेड डिस्काउंट मेजर करता नहीं, वो तो वही डिस्काउंट मेजर करेगा जो यूजुअली होता है, ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं पे भी रिकॉर्ड होता ही नहीं है बस। और ये सारे नॉर्मल कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें हम पढ़े थे कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के जितने एक्सपेंसेस आते हैं, चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट वेजेज हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जितने आते हैं वो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाते हैं। डिमिनिजिंग मेथड क्या है, ये एक मेथड है बैलेंस शीट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, जिसमें हम क्या करते हैं कि आफ्टर ईयर हम लोग जो बैलेंस बच जाता है एसेट का, वो बैलेंस्ड अमाउंट पे हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, ना कि ओरिजिनल अमाउंट पे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच आर इन मॉनिटरी फॉर्म इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में उसी को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनिटरी टर्म में होगा, बैलेंस शीट बोलो फाइनेंशियल अकाउंट में। रियलाइजेशन कंसेप्ट जो एक्चुअली में रियलाइज हुआ है उसी को रिकॉर्ड करना, आपने गुड्स को दे दिया और पैसे ले लिया, तो ये हो गया रियलाइजेशन कंसेप्ट, उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। इसमें देखे थे आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, तो ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग पीएल भी बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ, तो वहाँ पे भी बन जाएगा आपका ये कैश सेल और क्रेडिट सेल्स, मेन यही था, ये दोनों को आपको टोटल सेल्स दिखाना था और माइनस कर देना था 1/5, उसमें से 1/5 क्यों, क्योंकि 1/4 अगर कॉस्ट पे है तो 1/5 सेल्स पे, वो आ जाता COGS। अब उसमें क्या आप फॉर्मूला लगाते, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, COGS का फॉर्मूला होता है, और उससे आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाता है। और फिर जो है नेक्स्ट जो वैल्यू वो अब नॉर्मल वाला था, तो ये अब नॉर्मल वाला का सेपरेटली नीचे दिखाकर आप कैलकुलेट कर लेते, आराम से आपका स्टॉक निकल जाता। फिर BRS देखें, और BRS में फिर से बता देता हूँ, पहला आइटम जो निगेटिव में था तो मैं निगेटिव में ले लिया, क्यों, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, प्लस माइनस हम जो भी करेंगे वो पासबुक में करेंगे, पहला निगेटिव ले लिया। दूसरा भी हमारा निगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि 70,000 निगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2010 लाख जो है इशू किया चेक, तो 2,10,000 से हमारा कैशबुक घट गया होगा, ठीक, और हम सिर्फ 1,70,000 ही बैंक से पे किए, तो हमारा 70,000 से अभी भी बढ़ा हुआ होगा, तो 70,000 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक। अब सुनिए, चेक 19,200 का ड्रॉन हुआ था, और क्या हुआ, कैशबुक में 29,200 दिखा दिए हैं, लेकिन बैंक में सही है, यानी कि बैंक में 19,200 से ही कम हुआ है और कैशबुक में ज़्यादा कम हो गया है, तो हमें और भी ज़्यादा कम हो जानी चाहिए, कितना, 10,000 और कम हो जानी चाहिए। चेक रिसीव हुआ है 37,500, और दोबारा जो है 2 बार कैशबुक में दिखा दिए, 2 बार उसको रिसीव दिखा दिए, तो हम कैशबुक में भी 2 बार इसको ऐड कर लेंगे, 37,520, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। चेक 1,17,000 का था, इशू हुआ है फॉर द परचेज ऑफ मर्केंटाइज एंड वाज पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, बैंक पे कर दिया है, यानी बैंक घट गया होगा, और हम बना किस में रहे, बैंक में ही, यानी कि पासबुक में ही एज पर पासबुक, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट घटा लिया, लेकिन कैशबुक से घटा ही नहीं है, तो हमको फिर से यहाँ से एज पर पासबुक बनाना है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। चेक 45,000 का क्रेडिट हुआ है पासबुक में बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, तो इसको जो हम क्रेडिट मान लिए इसको हमको घटा देनी चाहिए ताकि वो कैशबुक के इक्वल आ जाए, तो माइनस कर लेंगे। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज 26,200 का था, डिस्काउंट हो गया बैंक के द्वारा, लेकिन डिजॉनर्ड हो गया, जिसका कोई भी एंट्री कैशबुक में नहीं है। तो मान लीजिए अगर हम डिस्काउंट करवाने गए तो इससे हम आप अपना कैशबुक तो बढ़ा लिए होंगे 26,200 से, लेकिन इसका कोई एंट्री पास कैशबुक में नहीं है, यानी कोई 26,200 बढ़ाए हैं, उसके बाद जो डिजॉनर्ड हुआ उसका एंट्री नहीं किया, 26,200 बढ़ा हुआ ही है, तो पासबुक को भी 26,200 बढ़ा देंगे। पेमेंट साइड जो है वो कम दिखाए हैं कैशबुक में, यानी कैशबुक बढ़ा हुआ है, डेबिट साइड उसका बढ़ा हुआ है, तो अगर डेबिट साइड उसका बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बैंक का भी बढ़ा देंगे, बस सिंपल, कहानी खत्म। ये प्लस माइनस जो मैं किया हूँ आपका रिवर्स कर रहे होंगे, हो सकता है आपका रिवर्स चल रहा हो, तो रिवर्स भी चलेगा तो आपका आंसर वही आएगा जो मेरा आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर वाला में सिंपल, फिर से मैं बता दिया पहले भी, वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन वाले जितने अमाउंट है बैलेंस शीट में डाल देना था आपको, कुछ लायबिलिटी साइड जाएगा, कुछ एसेट साइड, सब कुछ डालने के बाद इसमें से क्या करते हैं आप रिसिप्ट में डाल देते, लेकिन आपका डेप्रिसिएशन नहीं डालते, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है और ये नहीं जाता रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जो एक्चुअली रिसीव होता है उसी को, ड्यू वाला नहीं जाएगा, ड्यू और जितने एडवांसेज है ये सारे जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। ये बिल वाला था, सामने वाले पे बिल साइन किया, फिर डिस्काउंट किया, फिर वो अनदर बिल साइन करवा, फिर वो अनेबल हो गया पे करने को, फिर हाफ उससे रिसीव हुआ, फिर कम रिसीव, तो ये सारे केसेस है, आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं था। एवरेज ड्यू डेट वाला एक आपको बेस मान लेना था एक डेट को, और दोनों का अलग अलग आप कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्ट टोटल अमाउंट, और दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंस निकालते हैं, अमाउंट का डिफरेंस डिवाइड कर देते हैं दोनों के प्रोडक्ट और अमाउंट को, और उसमें ऐड कर देते हैं 20 अगस्त,
सिंपल। इसमें अकाउंट करंट वाला था, तो मैंने ये समझिए आप कि जिसका अकाउंट करंट हम बना रहे हैं, जिसको हम अपने बुक में इंक्लूड कर रहे हैं, वो अगर डेबिट हो रहा है तो अकाउंट करंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। मान लीजिए लिली, तो लिली का हम देखेंगे कि सोल्ड गुड्स टू लिली, तो क्या हो गया इसका एंट्री, लिली टू सेल्स, तो यानी कि हम डेबिट साइड दिखाएंगे इसको अकाउंट करंट के टू सेल्स लिख के। समझ गए, इतना सिंपल होता है, इतना हार्ड नहीं होता। कंसाइनमेंट का था, इसको आप अकाउंट बनाते हैं सिंपल, क्या ऐसे कंसाइनी अकाउंट, और यहाँ पे दिखाते हैं कि सेल्स जितना वो सेल किया है वो वैल्यू, और यहाँ पे उसके एक्सपेंसेज जितना उसको कमीशन मिलना चाहिए वो सब कुछ दिखा देते और एंट्री पास कर देते। यानी कि ये इधर का जो आइटम्स है इसमें क्या होगा, इसमें कंसाइनी, इसमें क्रेडिट होगा और ये सारे आइटम्स डेबिट हो जाएगा, और इधर जो है सेल्स क्रेडिट हो जाएगा और कंसाइनी डेबिट हो जाएगा। बस सिंपल, और कुछ की बात नहीं थी। अगला इसमें मेन इसमें क्या था कि हमें देखना था कि जो आइटम्स है जितने एडजस्टमेंट्स में, पहले एडजस्टमेंट्स को सब कुछ सेटल कर लेना है। एडजस्टमेंट जो अच्छे से कर लिया होगा उसका मार्क्स अच्छे से आ जाएगा। ओके ठीक है, मैं बंद करता हूँ अभी, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, 65 पीपल्स आर लाइव। ओके नो प्रॉब्लम। क्या है, पूरा सॉल्यूशन बता चुका हूँ, वीडियो को आप पीछे करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा बता चुका हूँ पूरा। जैसे इसमें फर्नीचर था, इसमें मेन ये है कि फर्नीचर जो है वो 10 अक्टूबर को खरीदा गया है और वो 30,000 का है। तो बाकी जो फर्नीचर ऊपर बैलेंस शीट या फिर ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें पूरा आप 10% का डिप्रिसिएशन लगाते, और ये जो बैलेंस है 30,000 वाला, इस पर आप 6 महीने का लगाते और इस पर 1 ईयर का। बस इतना ही डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं था। और इसमें डिफरेंस है ये ड्यू वाला 25,000 माइनस हो जाता, सिंपल इंक्लूडेड है दोनों में। प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट को आप P&L में दिखाते और डेटर से 4% माइनस करके आप बैलेंस शीट में दिखा देते। इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग वाला है तो उसको आप दिखा देते माइनस करके। अगला जो आपको बनाना था पार्टनरशिप फॉर्म वाला, तो इसमें सिंपल आपको करना कुछ भी नहीं था, इतना ही करना था। आप बैलेंस उठाते किधर है, बैलेंस दिया हुआ था 3,50,000, 3,50,000 पहले ले लेते क्रेडिट साइड, और क्या करते, सैलरी पे करते आर को, उसी में से 10,000 पर एनम है तो यहाँ पे तो मंथली आपको करना नहीं है। ओके, पर एनम थे सीधे उठा देते। फिर इंटरेस्ट 6% कैलकुलेट करते, 3 पे 2,50,000, 1,50,000 और 1,00,000 पे उसको भी माइनस कर लेते। और क्या करते, आर टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग मेंशन अबव, तो दोनों को माइनस करके उसमें से 50,000 और माइनस करेंगे और उसके एबव जो आएगा अमाउंट उस पर से हम 10% लगा देंगे बेनिफिट किसको, आर को। और क्या करेंगे, जो फिर उसके बाद बच गया 3,50,000 में से जो अभी भी वैल्यू बचा हुआ उसमें 10% हम लगा देंगे क्यू का। क्या है ये, प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द अमाउंट्स इन पारा एबव, मतलब 10% प्रॉफिट और क्यू को भी दे देते। फिर जो बच जाता उसको 5:3:2 में बांट देते और वो खत्म हो जाता। खैर, और ये जो पार्टनरशिप वाला था रिवैल्यूएशन अकाउंट आप अच्छे से बनाएंगे तो 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। रिवैल्यूएशन में कुछ ऐसा नहीं था। मेन जो था इसमें मैं बता देता हूँ कि जब रिटायर्ड हो गया तो उसको टोटल पे कर दी। अब जो हमारा फर्म का जो पैसे बचा टोटल, उसको हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो में बांटेंगे। न्यू रेशियो में बांटने के बाद दोनों में जो बचे हुए पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगा न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, और एक कैपिटल में बैलेंस आया होगा ओल्ड के अकॉर्डिंग, तो उन दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा। तो डिफरेंस आ रहा होगा दोनों का, तो क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा होगा वो अपना ले जाएगा और जिसका कम अभी बच रहा होगा न्यू में वो और लाएगा। सिंपल, और कुछ नहीं था, और कंपेंसेशन देना था। ये डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन था। मेन इसमें यही था कि जो भी आप कैपिटल एसेट्स पे यानी मशीनरी पे खर्चे कर रहे हैं वो मशीनरी में ही डेबिट होता है। तो मशीनरी को वैल्यू को टोटल लेने के लिए आपको क्या करना था, आपको जो है वो 3,50,000 प्लस 15,000 ये भी ले लेना था, यानी कि 3,65,000 का ये आप लेते कब, 30 जून 2021 को, और जब ईयर एंड होता तो उस पर डिप्रिसिएशन लगाते तो 3,65,000 पे लगाते। सिंपल, और कुछ नहीं था। डिप्रिसिएशन आसान था, मैं सोचा था 10 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आया। और इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कुछ नहीं करना है। जिसमें कैश बैंक दोनों इन्वॉल्व है, दोनों का कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। और जिसमें डिस्काउंट है तो कैश में अगर डिस्काउंट लगा है तो अगर कैश डेबिट साइड है तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड, अगर बैंक के साथ डिस्काउंट लगा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड, यानी कि डिस्काउंट हमेशा कैश और बैंक के साथ ही चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं था उसमें। और ये सारे एक एक यूनिट अगर आप पोस्ट भी कर दिए होंगे तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। और ये लास्ट वाला शेयर कैपिटल वाला, ठीक है, इसमें फॉर फीचर वाला आप देख लीजिए, और जर्नल एंट्री करना था और कैश बुक भी बनाना था, नो प्रॉब्लम। और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग आप जानते हैं कि किस किस फील्ड्स में अकाउंटिंग यूज होती है, स्टेट्स, इसको सब कुछ क्वेश्चन में ही पढ़, क्वेश्चन बोल रहा हूँ बुक्स में पढ़ना है। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, अब लाइव में बंद कर दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, ओके।